हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका लर्निंग फार्मेसी चैनल पे, जहां हम अपने चैनल पे बहुत सारे एमसीक्यूज आपके लिए देखिए डेली बेस पे भी लेके आते हैं और इस तरह की मैराथन क्लासेस भी चला रहे हैं, ताकि जितने भी आपके आने वाले एग्जाम्स है, फार्मासिस्ट एग्जाम जैसे डीएसएसबी है और भी बहुत अलग अलग सेंट्रल और स्टेट लेवल के एग्जाम्स है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको अगर आप ये सारे ही एमसीक्यूज देख लेते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देना है बच्चों आपको। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, आपको एक ऐसा केमिकल रिएजेंट का नाम बताना है जिसकी मदद से कोई भी सॉल्यूशन जितनी भी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का चाहिए वो बन सकता है। कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो कौन सा केमिकल रिएजेंट होगा। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड, डाइल्यूट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या प्राइमरी स्टैंडर्ड। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं, इस तरह के जो केमिकल रिएजेंट होते हैं, उनको कहा जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहां पर हमें जो भी रिएजेंट है, जो भी इसको बनाने के लिए इस्तेमाल में आ रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनकी कंसंट्रेशन कितनी मात्रा में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमें पता होती है, नोन होती है। दैट इज वाई इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, आपको एक इलेक्ट्रोलाइट बताना है। इसमें से एग्जाम्पल में से इलेक्ट्रोलाइट जिसको यूज किया जाता है टिन प्लेटिंग टेक्निक के लिए। अलग अलग ऑप्शन है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन, अब देख रहे हैं ऑप्शन बी स्टेनस सल्फेट। अब देखिए ये टिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है, ये एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है। बहुत सारे मेटल्स जैसे आयरन और स्टील, उनमें आपने देखा होगा कि बहुत ही जल्दी कोरोजन यानी जंग लग जाती है। तो इस तरह की टिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग उनके ऊपर कर दी जाती है ताकि जंग वगैरह ना लगे समय के साथ भी। तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का जिसका यूज किया जाता है वो है कौन सा, स्टेनस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, देखिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इसमें से इस और किस नाम से जाना जाता है, बैटरी सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या चार्जेबल सेल। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसी सेल्स होती हैं जहां से इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट किया जाता है। किस तरह का रिएक्शन होता है इन सेल्स में वो भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैरी आउट करके इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, आपको एक ऐसी पीएच बतानी है जिसपे इंडिकेटर, जो भी इंडिकेटर ये आपने टाइट्रेशन की होंगी अपने केमिस्ट्री लैब में, तो इंडिकेटर जो है वो चेंज करने शुरू कर देता है कलर उस वाले सॉल्यूशन का जो हम यहाँ पर नीचे रखते हैं बीकर। तो उसमें सॉल्यूशन का कलर चेंज होने लगता है। उस पीएच को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पॉइंट, ट्रांजिशन पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट या स्टीरियोमेट्रिक पॉइंट। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी, इक्विवेलेंस पॉइंट कहा जाता है उस पीएच को। तो यहाँ पर आपको यही बताया, देखिए ऐसा पॉइंट जहाँ पर इंडिकेटर अपना कलर चेंज करने लगे उसको एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन भी कहा जाता है और उसको इक्विवेलेंस पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में किस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब किस एनर्जी के थ्रू फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल, पोटेंशियल, काइनेटिक या केमिकल। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी। तो इन तरह की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं उनमें केमिकल एनर्जी जो है देखिए बच्चों वो कन्वर्ट होती है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे कि इंडस्ट्रियल स्केल पे सोडियम मेटल को प्रिपेयर किया जाता है, इसमें से किस वाले फ्यूज्ड कंपाउंड के थ्रू उसको क्या किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। तो अलग अलग ऑप्शन देखिए, NaCl, NaO, NH3, NaOH। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए। तो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है कौन सी सेल में, तो उसको डाउन सेल कहते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसकी फिगर पे नजर डालें तो देखिए ये इस तरह की सेल होती है डाउन सेल, यहाँ से NaCl को डाला जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स वगैरह होते हैं, एनोड एंड कैथोड, जो कि क्लोरीन को सेपरेट आउट कर देते हैं। एंड जो Na पॉजिटिव है वो आप यहाँ से देख रहे हैं, वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है। तो ये पूरी ही प्रोसेस होती है किसमें, डाउन सेल में। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इनमें से किस प्रोसेस के थ्रू, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस, सब्लिमेशन या थर्मोकेमिकल। तो ये हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे भी देखा था। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए। तो हम इसको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं क्योंकि देखिए अलग अलग तरीके से पूछा जाता है ये सारे ही
प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए आपको हर तरीके से पता होना चाहिए कि कैसे पूछा जा सकता है ये। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि इंस्टेंटली क्या करते हैं, रिलीज करवाते हैं एनर्जी। जब भी इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं किसी भी फोटोवोल्टाइक किसी भी वोल्टाइक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, तो एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है क्या करने में, जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन सी रिएक्शन है आपको याद होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वोल्टाइक सेल्स में। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, कोरोजन जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है इसमें से किस टेक्निक के द्वारा, एलॉइंग करके, टिनिंग करके, गैल्वेनाइजिंग करके, या ऑल ऑफ द अबव। आंसर आप देख रहे हैं बच्चों ऑप्शन डी। तो ये सारी ही टेक्निक्स हैं जिनसे कोरोजन यानी आपको पता होगा कोरोजन यानी जंग लग जाता है। बहुत सारी चीज़ों पे आपने देखा होगा, मोस्टली स्टील और लोहे की जो चीज़ें होती हैं उन पे जंग लग जाता है। तो उनको किस तरह से, देखिए एलॉइंग क्या होती है, एलॉइंग में अलग अलग मेटल्स को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, एक अलॉय की फॉर्म में बना दिया जाता है और ये अलॉय जो है इसमें कोरोजन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है। टिनिंग में आपने अभी देखा था कि टिन प्लेटिंग कर दी जाती है, स्टील या आयरन के ऊपर कास्टिंग कर दी जाती है टिन की, और जिसकी वजह से कोरोजन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। गैल्वेनाइजिंग में क्या की जाती है, देखिए कोट कर दिया जाता है आयरन और स्टील को, फिर से आप देख रहे हैं एक प्रोटेक्टिव जिंक लेयर से। तो यहाँ पर आपने गैल्वेनाइजिंग में देखा जिंक का इस्तेमाल हो रहा है, टिनिंग में किसका इस्तेमाल हो रहा है, टिन का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, इनमें से कैसे कौन से इलेक्ट्रोड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम मेटल को प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, डाउन सेल में बनाए जाते हैं सोडियम मेटल, बट कौन से इलेक्ट्रोड्स होते हैं उस डाउन सेल में वो हमने नहीं बताया था। तो यहाँ पर यही पूछ रहे थे कि आयरन, अलग अलग आपको ऑप्शंस दिए हैं बच्चों। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए। तो क्या होता है, देखिए आयरन कैथोड एंड कार्बन एनोड। यहाँ पर आप देखते हैं ये डाउन सेल है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स है, आयरन का कैथोड है, कार्बन का एनोड है, जिसकी मदद से जो फ्यूज्ड NaCl है इसको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, क्लोरीन अलग होता है इसमें, सोडियम अलग होता है और फिर सोडियम को ऑब्टेन कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, देखिए इसमें से कौन सी क्रेनियल नर्व अटैच होती है हमारी आईज से। अलग अलग ऑप्शन है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन ए। तो क्रेनियल नर्व थर्ड, कौन सी है क्रेनियल नर्व थर्ड, देखिए ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलो का जहाँ भी नाम आएगा आप समझ जाएंगे आई की बात हो रही है। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है ये थर्ड क्रेनियल नर्व होती है। ये क्रेनियल नर्व आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाली जो नर्व है ये है हमारी कौन सी, ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये इसी नर्व की वजह से क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस कर पाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है चाहे वो रेस्टिंग पोजिशन पे है, जो भी आई हमारी फोकस कर पाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो इसी ऑक्यूलोमोटर नर्व की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, देखिए उस टर्म को क्या कहते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड स्ट्रीम में या किसी भी पर्सन की ब्लड स्ट्रीम में, उस टर्म को क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया कहते हैं, हाइपर कैप्निया या हाइपर कार्बिया कहते हैं, एनोरेक्सिया या एनोस्मिया कहते हैं। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी। तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं, देखिए हम हाइपर कैप्निया या हाइपर कार्बिया। ये इस तरह की कंडीशन कब होती है, जब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स को लीव आउट करके छोड़ के नहीं जा पाती है, नॉट इनफ कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द लंग। तो ये क्या है, लंग में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती ही रहती है और लंग्स के थ्रू फिर ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है और इस तरह की हाइपर कैप्निया जैसी कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, देखिए लॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल हमारी बॉडी की कौन सी है। अलग अलग ऑप्शन दिए हैं बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन डी। सार्टोरियस है सबसे लॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल हमारी पूरी बॉडी की। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो मसल है हमारी थाइस पे जो पाई जाती है इसे कहा जाता है सारोटोरियस मसल, लॉन्गेस्ट मसल है। और ये देखिए स्ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरह का पट्टी जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, 600 मिलीमीटर की इसकी लेंथ होती है। तो ये भी आपको याद रखना है इसकी लेंथ को। नेक्स्ट से पूछ रहे हैं आपसे, देखिए ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन मेनली इसमें से कौन से प्लेस पे होता है। यहाँ देखिए आपको आंसर बताया भी हुआ है, अलग अलग ऑप्शन है। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होता है मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा ही किडनी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये जो आप ट्यूब्यूल देख रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, मोस्ट ऑफ द ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जितने भी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होनी होती है वो यहीं से ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं ताकि वो एक्सक्रीट आउट ना हो। इस तरह से ग्लूकोज का भी रीअब्जॉर्प्शन यहीं से हो जाता है। यहाँ पर आपको ये बताया, देखिए मोस्ट ऑफ द
ग्लूकोज जो कि ट्यूबुलर सिस्टम में एंटर करता है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है इन्हीं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में, और जिससे कि वो यूरिन में ना जा पाए। डायबिटीज़ के केस में ये कुछ अलग होता है, डायबिटिक के केस में यूरिन में भी ग्लूकोज पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना था कि लिम्फ फ्लूइड किस तरह का होता है, उसकी अपीयरेंस पूछ रहे हैं। क्लियर टू वाइट, रेडिश फ्लूइड होता है, लाइट ब्राउन होता है या पिंकिश होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए बच्चों, क्लियर टू वाइट। देखिए अभी आपको फोटो भी दिखाएंगे, इस तरह का होता है क्या, लिम्फ फ्लूइड क्लियर टू वाइट फ्लूइड होता है। इस पे क्यों इसका वाइट कलर होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं वाइट ब्लड सेल, स्पेशली इसमें लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, और ये लिम्फोसाइट ही हमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का मेन काम जो होता है वो इन्हीं लिम्फोसाइट्स का ही होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से कौन सा एक ऐसा हार्मोन है जो कि बेसिकली डील करता है किससे, बेसिक मेटाबॉलिक रेट से डील करता है। क्या है ये अभी आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन है देखिए थायरॉक्सिन, पैराथॉर्मोन, एडिनालिन या कैल्सिटोनिन। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए। तो थायरॉक्सिन हमारा एक ऐसा हार्मोन है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे थायराइड ग्लैंड्स रिलीज करते हैं थायरॉक्सिन, और ये जो थायराइड हार्मोन यानी थायरॉक्सिन है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है ये थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड ट्रांससाइटोसिस, ये एग्जाम्पल है किस तरह के ट्रांसपोर्ट के, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट या बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आंसर है इसका ऑप्शन डी। तो देखिए जितनी भी ये प्रोसेस होती है, एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जो सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका बाहर पुश आउट होना। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो बाहर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो सेल के अंदर आना, और ट्रांससाइटोसिस मतलब इस मेम्ब्रेन के थ्रू इन सारी प्रोसेस का होना। तो इन सभी में क्या लगती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस भी प्रोसेस में जिस भी चीज़ में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, देखिए इनमें से कौन सा एक ऐसा सिस्टम है जो कि इलिमिनेट करता है किसको, एक्सेस नाइट्रोजन को हमारी बॉडी से। डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी या लिम्फेटिक सिस्टम बच्चों। आंसर है क्या इसका ऑप्शन बी। देखिए ये जो यूरिनरी सिस्टम है इसको अगर हम बात करें कि कौन सा सिस्टम हमारे बॉडी से एक्सेस नाइट्रोजन को इलिमिनेट करता है तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको पूछा जा सकता है। इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ऐसे सिस्टम जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट को हमारी बॉडी से रिलीज करते हैं। इसको रीनल सिस्टम के नाम से भी आप बोल सकते हैं, और इसको यूरिनरी सिस्टम के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो तीनों से ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं, देखिए एक ये आप इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो एंडोटॉक्सिन फॉर्मेशन होती है वो इनमें से किसके प्रेजेंस होने की वजह से होती है, स्टेरॉइड्स, पेप्टिडोग्लाइकन, लाइपोपॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड। आंसर है इसका बच्चों ऑप्शन सी। देखिए ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं अगर इनकी हम सेल वॉल की बात करें, ये देखिए इनकी अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन पे इस तरह के क्या प्रेजेंट होते हैं, LPS यानी लाइपोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, और यही होते हैं देखिए बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। तभी इसमें इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि किसकी प्रेजेंस होने की वजह से होते हैं इस तरह के एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट। तो आंसर था इसका ऑप्शन सी, इन लाइपोपॉलीसेकेराइड की प्रेजेंस होने की वजह से इनमें प्रेजेंट होते हैं इस तरह के एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना है, देखिए बच्चों इसमें से कौन सा एक ऐसा सिस्टम है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे डीपर टिश्यूज को इंजरीज से, इम्यून सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी। तो ये जो आप देख रहे हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, इसमें क्या आते हैं, जो भी हमारे देखिए स्किन के लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, और जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं जैसे हेयर एंड नेल्स, ये सारे आते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंडर, ताकि जब भी कोई हमें चोट लगती है आपने देखा होगा वो हमारे डीपर टिश्यू से नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये सारे ही सिस्टम जो हैं ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं हमारे डीपर टिश्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना है, देखिए इनमें से जितने भी एजेंट्स हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं ये डायरिया कॉज करते हैं, एक्सेप्ट इसमें से एक बैक्टीरिया जो नहीं कॉज करता है डायरिया, अभी तक रिपोर्टेड नहीं हुआ है। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, एंटेरोकोकस फेकैलिस। ये क्या है, देखिए ये हमारा एक ऐसा बैक्टीरिया
बैक्टीरिया है जो कि नेचुरली पाया जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, और अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ है जहाँ पर ये रिपोर्ट किया गया है कि इस बैक्टीरिया की वजह से डायरिया जैसी परेशानी हुई है किसी को भी। बाकी तीनों की वजह से ही आप देख रहे हैं, इन तीनों की वजह से ही डायरिया जैसी कंडीशंस रिपोर्ट हुई हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए इसमें से कौन सी एक ऐसी टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है बॉडी की एबिलिटी जिसमें वो एक नॉर्मल स्टेट में मेंटेन रख सकती है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, टॉलरेंस या होमियोस्टेसिस। आंसर है इसका बच्चों ऑप्शन डी। तो होमियोस्टेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हमारी बॉडी जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है थ्रू आउट। अब देखिए किस तरह से, थोड़ा सा देख लेते हैं इस प्रोसेस के बारे में। मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर आप गए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये सिग्नल जाता है हमारे हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया किसको, हमारे स्वेट ग्लैंड्स को, कि अब देखिए बहुत ज़्यादा स्वेट बनाओ। स्वेट ग्लैंड्स को काम दे दिया स्वेट बनाने का, जिससे कि बॉडी जो है अब कूल डाउन स्टेट में फिर से रहेगी। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो स्वेट बनने लगता है। बहुत ज़्यादा अगर ठंड है, आप किसी ऐसे जगह गए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हाइपोथैलेमस ने फिर से सिग्नल दिया है किसको, हमारे किसको, ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल जो है ये क्या हो गई, अब कंस्ट्रिक्ट हो गई, आपस में सिकुड़ गई, जिसके कारण क्या है कि अब ठंड का एहसास जो है इंटरनल हमारी बॉडी को, जिससे कि कम हो पाए और हमारे इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहा। तो ये प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम एक तरह की होम्योस्टैटिक कंडीशन मेंटेन रख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना, देखिए इसमें से सारे ही जो है रैपिड एंड कन्फर्मेटिव स्टेनिंग टेक्निक्स हैं किसकी, एसिड फास्ट बैक्टीरिया की, एक्सेप्ट एक ऐसी टेक्निक है जो कि स्टेनिंग टेक्निक नहीं है। कौन सी है वो, आंसर है बच्चों इसका उसका ऑप्शन से, देखिए डॉर्नर्स मेथड एक तरह की स्टेनिंग टेक्निक नहीं है एसिड फास्ट बैक्टीरिया की। एसिड फास्ट बेसिलाइज जो होते हैं ये एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जब इस तरह के बैक्टीरिया को हमें पता लगाना होता है, स्क्रीनिंग करनी होती है, तो उनकी क्या की जाती है, स्टेनिंग की जाती है अलग अलग टेक्निक से, जैसे जेल नेल्सन मेथड बहुत ही कॉमन मेथड है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फ्लोरोक्रोम स्टेनिंग मेथड, किन्योन मेथड, बाकी ये सारे ही मेथड यूज़ किए जाते हैं। ये तीनों ही मेथड आप देख रहे हैं स्टेनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इससे पूछ रहे हैं आपसे, देखिए इनमें से क्या क्लोज हो जाता है एंड सील ऑफ हो जाता है हमारे स्वेलिंग प्रोसेस के दौरान, यानी जब भी हम कुछ निगलते हैं तो इनमें से क्या क्लोज और सील ऑफ कर देता है हमारे लोअर एयरवेज को, वोकल कॉर्ड, एपिग्लोटिस, लैरिंक्स या यूविला। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी। तो ये जो एपिग्लोटिस है आप देख रहे हैं ये क्लोज हो जाता है हमारे, जब भी हम कुछ खाते हैं या कुछ निगलते हैं तो ये क्लोज हो जाती है, ताकि वो खाना या पानी हमारे किस तक, हमारे फूड, हमारे जो विंड पाइप है जहाँ से हम सांस लेते हैं वहां तक ना पहुंचे और वो सीधे ही हमारे फूड पाइप में ट्रेवल कर ले। तो आंसर था बच्चों इसका एपिग्लोटिस। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं आपसे, ये थाइफॉइड फीवर अफेक्ट करता है इनमें से कौन से सिस्टम को, रेस्पिरेटरी, यूरोजेनाइटल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या स्किन। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन सी। ये जो देखिए ये जो थाइफॉइड फीवर होता है एक तरह का लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है, मतलब अगर समय पे ट्रीट ना किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। बैक्टीरियम साल्मोनेला थाइफी की वजह से ये होता है। ये जो बैक्टीरियम है साल्मोनेला थाइफी, अगर पर्सन किसी वजह से इन्फेक्ट हो गया है तो ये बैक्टीरियम ट्रेवल करता है हमारे उस पर्सन के इंटेस्टाइन में, देन उनके ब्लड में एंटर कर जाता है इंटेस्टाइन के थ्रू। ब्लड में एंटर करने के बाद ये लिम्फ नोड, गॉल ब्लैडर, लिवर, स्प्लेन और अलग अलग पार्ट में ये फिर जाने लगता है इस तरह का साल्मोनेला थाइफी। तो समय पे इसकी ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए देखिए मेनिंजाइटिस इसमें से इन्फेक्शन है किसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, कवरिंग का, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन की। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन का ये इन्फेक्शन है या ब्लड ब्रेन बैरियर का इन्फेक्शन है। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी। तो ये जो मेनिंजाइटिस है ये इन्फेक्शन है किसका, देखिए कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो इसकी कवरिंग पे अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कहा जाता है क्या, मेनिंजाइटिस। बहुत ज़्यादा कॉमनली इसको बेबीज में देखा जाता है, यंग चिल्ड्रंस, टीनेज एंड यंग अडल्ट में इस तरह का इन्फेक्शन देखा जाता है, जो कि बाद में ट्रीट भी कर लिया जाता है अगर समय रहते इसका इलाज कर लिया गया। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, देखिए प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है इनमें से किसके लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ह्यूमरल रिस्पॉन्स या कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा, देखिए ऑप्शन सी। ये जो होती है प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल, ये एक तरह की क्या होती है, देखिए ये एक तरह की इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने वाली सेल्स होती हैं। इन तरह की प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल से सेक्रेट होते हैं क्या, एंटीबॉडी सेक्रेट होते हैं, और ये एंटीबॉडी से रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह के ह्यूमरल यानी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए।
देखिए पूछ रहे हैं आपसे पेंडेमिक क्या होता है, इसमें से आप अलग-अलग ऑप्शन आपको दिए हैं। वर्ल्ड वाइड किसी डिसीज़ का आउटब्रेक होना, किसी डिसीज़ का किसी कंट्री वाइड आउटब्रेक होना, डिसीज़ जो है आराम से स्प्रेड हो जाती है उसको पेंडेमिक कहते हैं, या वेक्टर है किसी इन्फेक्शन का ये। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए बहुत ही कॉमन है। देखिए अभी या कोरोना काल में हमने सबने देखा है, इसको कहा जाता है कोरोना पेंडेमिक, क्योंकि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में इस तरह की डिसीज़ ने अपने पैर फैलाए थे। इस तरह की डिसीज़ हर किसी को एक बार छू के ज़रूर गई थी, तो इसको कहा जाता है देखिए पेंडेमिक। एमएमआर की फुल फॉर्म आपसे पूछे, देखिए प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट विच 3 डिसीज़, तो कौन सी 3 डिसीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है? मीज़ल्स, मम्प्स एंड रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें से किसकी मिलके बनी होती है? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लिपिड, लिपिड कार्बोहाइड्रेट, या प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी। तो देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटीन एंड लिपिड की मिलके बनी होती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ अलग अलग जगह पे आप देख रहे हैं प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एक इनकी लिपिड बाई लेयर, मतलब दो तरह से दो यहाँ पर दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं किसकी? लिपिड की, जिसको फोस्फोलिपिड बाई लेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट में आपसे पूछना है, देखिए इनमें से कौन सा एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एक्वस इंजेक्शंस में? एंटीऑक्सीडेंट क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ताकि प्रोडक्ट जो है ऑक्सीडाइज ना हो, समय के साथ साथ खराब ना हो, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, थायोयूरिया। तो वेल डन बच्चों, अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखी है इसका मतलब बहुत कुछ नया सीख गए हैं आप अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट फिर से हम ऐसे ही कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे जहां पर हम इसी तरह की मैराथन क्लासेस चलाएंगे, बहुत सारे एमसीक्यू, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे कवर करेंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर डाउट रह गया किसी भी चीज़ में आपको, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।